मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बल्कि सरकार का मेहमान मदीने में रहे। उनकी शफ़क़त गमे कौनैन भुला देती है, जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे। और याद आती है मुझे अहले मदीना की ये बात कि जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, बल्कि सरकार का मेहमान मदीने में रहे। जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। मोहम्मद इमरान नज़ीर साहब ये खूबसूरत सी नाते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे इमरान साहब के शुक्रिया के साथ। और फिर आइंदा भी इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम के अगले हिस्सों में भी हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि नाते रसूल करीम सुने, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं। खैर रमज़ान का एक नया सिलसिला है और इसके साथ मैं हूँ इमरान हसन, मैं हूँ अर्मिला हसन। आज नवा रोज़ा है, 9वीं रमज़ान मुबारक है, पहला अशरा ख़त्म होने को है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसमिशन में आपका और हमारा साथ बना रहे और बहुत अच्छे तरीके से बना रहे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हम आपसे बात करते रहें। और इसके लिए आज भी हमने जिस टॉपिक को सिलेक्ट किया है, जिस मौजू का इंतखाब किया है, बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम आए रोज़ ख़बरों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे कई वाक़यात देखते हैं और वो वाक़यात हैं ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से। कमी आने की बजाय जैसे जैसे माशरा हम कहते हैं पढ़ा लिखा होता है, चीज़ें बेहतर होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारे माशरे के अंदर ऐसे वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं और कुछ तो ऐसे वाक़यात हैं जो शायद रिपोर्ट भी नहीं होते। बिल्कुल, और ये मौजू हमारे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ख़वातीन हमारे दिल के इसलिए करीब हैं चूँकि हम ख़ुद माएँ बहनें बेटियाँ हमारी हैं और इनका अदब व एहतराम हर लिहाज से बहुत लाजिम है। और फिर जिस तरह हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे वाक़यात हमें सुनने को मिलते हैं, हमें हमारे लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या दुनिया भर में जहाँ दुनिया पहुँची है, क्या हम भी उस तरीके से इस मामले में अपने आप को ग्रो कर पाए हैं, बेहतर बना पाए हैं? इसका जवाब यकीनी तौर पे नहीं में है। ख़वातीन के ऊपर ये तशद्दुद के वाक़यात क्यों होते हैं, इनका तदारुक कैसे मुमकिन है, ये तो इन जनरल हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ जो शख्सियत आज बतौर मेहमान खुसूसी एक हमारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं वो मौजूद हैं, उनका नाम ही काफ़ी है। जब मैं नाम उनका लूँगा तो आप कहेंगे कि उनका कहते हैं ना कि एक सनद है नाम इस हवाले से, जो काम उन्होंने किया है, समाजी रहनुमा हैं, ख़वातीन के हुकूक़ बिलखुसूस और इंसानी हुकूक़ के लिए काम करती हैं। और अब तक उनकी जितनी भी सर्विसेज हैं उनका कोई जवाब नहीं है जिस तरीके से उन्होंने सर्व किया है ख़वातीन को। डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन की बानी भी हैं, उसकी रूह रवा भी हैं और बेसिकली जो ख़वातीन जिनको जला दिया जाता है तेज़ाब से, उनको ज़िंदगी में वापस लाने के लिए, उनके कारोबारी मामलात और माशी और माशरती मामलात के लिए काम करती हैं। मुसरत मिसबा साहिबा हमारे साथ आज बतौर मेहमान खुसूसी खैर रमज़ान में मौजूद हैं। आपका बहुत
बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। रमज़ान ठीक जा रहा है आपका? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और हमारे दीगर दो बिल्कुल, मेहमानों का तारुफ दोनों आप करा मेहमान दीजिए। हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा डॉक्टर फहद काज़मी। आप ऐसे मेहमान नहीं कहना चाहिए, मेहमान नहीं, तुम- प्रोफेसर मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि ना मेहमानों वाला कभी कभी ये हमें कहते हैं हमारी ना- टीम का हिस्सा है हाँ, तो। टीम का हिस्सा है, हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है। Yes. प्रोफेसर नासिर महमूद हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेसर फहद काज़मी मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। और किचन में आपको पता है हमारे पास हमारे जो फेवरेट शेफ है, एक इस और पूरी मेहमान। ट्रांसमिशन का ना जो हमारा फेवरेट हिस्सा है वो वहाँ पे होता है क्योंकि हमें वहाँ से अफ्तारी मिलती है। अहमद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप दोनों सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद, क्या बन रहा है आपके किचन में आज? आज हम कॉर्डन ब्लू बना रहे हैं। ओह, वाह, कॉर्डन वाह। ब्लू बोल के लोगों को समझ नहीं आती कि क्या है, जरा कि नीले explain रंग की कर। कोई चीज़ है। तो बेसिकली ये रोल होता है जो चिकन बेस होता है, जो इसकी ऊपर वाली क्रस्ट होती है वो चिकन की होती है। Okay. ये फ्राइड भी होता है, एयर फ्राई भी होता है और बेक भी होता है। ओह वाह। ठीक है, इसके अंदर आप कोई भी फिलिंग कर सकते हैं। बच्चों के लिए आप इसके अंदर जो है वो चीज़ की, वेजिटेबल्स की, Okay. उनको बहुत अच्छा तरीका है कि आप उनको वेजिटेबल्स इसमें भर के और राइस के साथ या जो है स्पैगेटीज के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बेसिकली ये फ्रेंच डिश है। तो आज हमें इन तीनों में से कौन सी टाइप मिलेगी? फ्राइड, एयर फ्राइड और बेक्ड? फ्राइड फ्राइड और एयर फ्राइड। एयर फ्राइड। हाँ, ठीक है। ये मैं आया हुआ है air फौरन से fried। कह देना था एयर फ्राइड चाहिए। ठीक हो गया। अहमद, तो इसमें आज आप फिलिंग कौन सी करें? चीज की? चीज़ की और पेपरोनी की Pepperoni की, फिलिंग, जो perfect। ऑथेंटिक है वो हम फिलिंग कर रहे हैं। जबरदस्त। अहमद, आप अपना काम जारी रखें, हम आपकी तरफ ऑन एंड ऑफ आते रहेंगे। अपने टॉपिक की जानिब भी आते हैं, चूंकि मुसरत मिसबा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। आज हम जिस टॉपिक के हवाले से भी बात करें, आपने तो माशाल्लाह बहुत सारी ख़वातीन को जो कह लें ज़िंदगी की तरफ वापस लाने के लिए बड़ी एफर्ट पुट की है, लेकिन ये जो तशद्दुद के वाक़यात हैं, जो आए रोज़ हम वाक़यात सुनते हैं, देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली कम होने की बजाय ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। बहुत सारी वजूहात हैं। हम ज़रूर चाहेंगे इस टॉपिक का आगाज़ आप कीजिए, आप जो भी इस हवाले से कहना चाहें। आप सही कह रही हैं कि ये वाक़यात जो हैं वो उनमें इजाफ़ा ही हो रहा है और इजाफ़ा होने के बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि तालीम का फुक़दान है। उसके बाद फिर मैं कहूँगी कि मज़हब से दूरी है, क्योंकि जिन वजूहात के बिना पे बच्चियों को, औरतों को या कुछ मर्द हजरात को भी तेज़ाब फेंक के या मिट्टी का तेल छिड़क के जलाया जाता है, वो ऐसी चीज़ें जो कि हम सोच नहीं सकते कि हम मुसलमान ये कर सकते हैं, जबकि हमारे कुरान में और हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नह में ऐसी कोई चीज़ें ही नहीं है जिसमें आप औरत के साथ ये सलूक करें। अभी आपने बताया कि औरतों का इज़्ज़त, एहतराम, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसके बगैर जो है वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता। अगर आप एक लड़की को इसलिए तेज़ाब से जला रही हैं कि उसने शादी नहीं करनी और वो शादी से इनकार कर रही है, तो तुम मेरी नहीं तो तुम किसी की नहीं, या एक बीवी जिसके यहाँ बेटियाँ पैदा हो रही हैं उसको इसलिए जला रहे हैं कि बेटियाँ क्यों पैदा हो रही हैं, या जहेज़ क्यों कम लाई हो, या जायदाद के हिस्से में तकसीम में मुझे ज़्यादा हिस्सा मिलने चाहिए, बेटी को मार डालो तो वो हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, और फिर आपस की लड़ाई झगड़े वगैरह। अब अगर आप इन तमाम चीज़ों को अपने मज़हब की रोशनी में देखें तो हमारी जो बच्चियां हैं उनको इजाज़त है अपनी पसंद की शादी करने की। अगर मर्द को तलाक देने का हक़ हासिल है तो औरत खुला का भी कर सकती है। जहेज़ की लानत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी को क्या दिया था और वो क्या इज़्ज़त करते थे। वो अपनी जगह से उठ जाते थे, उनको बोसा देते थे, उनको बिठालते थे। ये वो इज़्ज़त और एहतराम था जो एक बेटी का था, एक औरत का था हमारे मज़हब के अंदर। और फिर जायदाद की तकसीम के हवाले से पूरी आयत में एक आपको पता है कि सूरा लिखी हुई है जी बिल्कुल, हम इसमें बल्कि इस्लामी नुक्ता निगाह से हम जानेंगे भी। मेरा सवाल एक और आपसे ये है कि क्योंकि आपने ये बेड़ा बहुत अरसा पहले उठाया, सालों हो गए और हम आपको देख रहे हैं, 20 साल हो गए माशाल्लाह, 2 दिहाइयाँ, और अपने प्रोफेशनल वर्क के अलावा ये भी आपकी एक पहचान बना, वजह शोहरत भी मैं कह सकता हूँ, अगरचे के हमारे माशरे के एक मनफी एलिमेंट की तरफ निशानदेही करता है। वक्त के साथ साथ जो अवेयरनेस का नुक्ता है, क्या वो अवेयरनेस बढ़ी है या कम हुई है? एक तो ये, और इसका दूसरा हिस्सा सवाल का ये है कि आपको इन ख़वातीन का इलाज कराने में आपके चैलेंजेस में इजाफा हुआ है जिस तरह टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट हुई है, या नई नई मेडिकेशंस आई हैं, या आपको लगता है कि नहीं इसमें आपके लिए चैलेंजेस बढ़े हैं? तो इजाफ़ा तो यकीनन हुआ है, और इजाफ़ा अगर मैं देखूँ तो उसमें एक मुस्बत पहलू ये है कि टेक्नोलॉजी हैज़ एक्चुअली ब्रॉट दिस
इशू टू द सरफेस। Alright. पहले जो चीज़ें छुपाई जाती थी, बताई नहीं जाती थी, या अगर कोई बच्ची के ऊपर तेज़ाब फेंका जाता था तो बताना नहीं, क्योंकि लिखने वाला जो FIR लिखता है तो वो पूछता है कि की कितासी तेनू, नहीं मैंने गलत बोल दिया, वो मतलब विक्टिम उसने- ब्लेमिंग करते हैं। हाँ, कि तुमने कुछ किया होगा तो तुमको तेज़ाब फेंका गया है। तो वो माइंडसेट जो है वो ऑलरेडी उन्होंने बनाया हुआ है। अब जब हम देखें ये कि टेक्नोलॉजी और जो नई चीज़ें हैं इन बच्चों के इलाज के सिलसिले में, वो डेफिनेटली बेहतरीन हो गई। हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छा इलाज करते हैं, नई नई चीज़ें भी आ रही हैं, मगर जब तक आप तेज़ाब की तरसील को, यानी कि जो बेचने वाला है उसको ना कंट्रोल करें, रसाई ना हो लोगों की रसाई इस तरह। लोगों की, तो हमने Very important. एक सिंध कैबिनेट डिवीज़न से अल्हम्दुलिल्लाह एक लॉ पास करवाया कि जो बेचता है और जो ख़रीदता है उसके ऊपर रेगुलराइजेशन होनी चाहिए। उसके अलावा सज़ाएं जो हैं उनको ज़्यादा की हैं। इनकी वजह से लोगों को उसके बारे में थोड़ी सी आगाही और आ गई है। तो जब वो आगाही आ जाती है तो फिर मजबूत केस बन जाता है। मगर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जो जस्टिस सिस्टम है वो इतना स्लो है, वेल यू ऑलवेज से दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो वो बच्चियां जो शिकायत लेके जाती जी। हैं वो नहीं, जब उनकी सुनवाई हो जाती या सज़ा नहीं मिल पाती तो वो हिम्मत ही हार जाती है। वो हिम्मत हार जाती है। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली। ठीक हो गया प्रोफेसर साहब, आपकी जानिब भी आएंगे। जिससे अभी सरद मिसबा साहिबा भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही थी कि जितना इज़्ज़त और एहतराम एक औरत का इस माशरे के अंदर है, हम एज ए सोसाइटी शायद वो हक अदा नहीं कर पाते। और जिस तरह के वाक़यात हम देखते हैं, शायद हम एज ए मुस्लिम सोचें तो इन वाक़यात तो हमारी सोच में भी नहीं आने चाहिए कि तेज़ाब फेंकना, किसी को नुकसान पहुँचाना, तशद्दुद करना, लेकिन वाक़यात तो ऐसे हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बात यहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ पर मैडम ने ये बात की है कि बातें सामने आने लग गई हैं। वाक़यात यकीनन अगर जितनी आबादी बढ़ी है और उस लिहाज से जो वाक़यात हो रहे हैं, अगर इनका कोई बंदा कंपैरिजन करे तो पिछले ज़माने में वाक़यात ज़्यादा सामने ना आने की वजह ये थी कि छुपाए जाते थे, छुप जाते थे, ख़त्म कर देते थे, जुल्म और ज़्यादती ज़्यादा थी। अल्हम्दुलिल्लाह ताला जब से तालीम आई है, जब से लोगों ने इस पर काम शुरू किया, जब से अवेयरनेस आई है, बहुत हालात बेहतर भी हुए हैं, अगरचे कि इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और रहेगी। इस्लाम से पहले जो ख़वातीन के साथ जुल्म व सितम था, जो ज़्यादती थी, सिर्फ़ मक्का में नहीं या अरब पेनिनसुला में नहीं, पूरे इंसानियत के जहाँ जहाँ भी था, लोग जो उस वक्त के तरक्की याफ्ता लोग जो ख़ुद को क्लेम करते थे कि हम तरक्की याफ्ता हैं, ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के नेगेटिव नज़रियात उन्होंने पाले हुए थे। कुरान पाक ने आकर उसको मर्द के बराबर का एक दर्जा दे दिया। ज़ौज का लफ्ज़ कह दिया ना कि ज़ौज है, जोड़ा है, तो जोड़ा बराबर का होता है। यानी ऐसा जोड़ा आप बना दें जिनमें कोई मैचिंग ही ना हो तो ये तो कभी जोड़ा नहीं होता। दो एक जैसी जूतियाँ रखी होंगी तभी वो जोड़ा होगा। एक जैसा होना ज़ौज की शर्त है। अल्लाह ताला ने फरमाया खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, कि तुम्हें एक नफ्स से पैदा किया फिर उसका ज़ौज बनाया। तो ये ज़ौज होना ही बराबरी है, सिर्फ जिम्मेदारियाँ अलग हैं। मर्दों को और जिम्मेदारियाँ दी, ख़वातीन को और जिम्मेदारियाँ दी। इसमें फिर जिम्मेदारियों की वजह से चूंकि ब्रेड अर्न करने की जिम्मेदारी मर्द के जिम्मे लगा। ये जो आपने कहा कि ज़ौज का एक होना, इसको ज़रा थोड़ा फर्दर एलेबोरेट करें। आई मीन कोई सर्टन ऐसी कंडीशंस हैं जिनको जहन में रख के रिश्ता कायम किया जाए, इसकी तरफ इशारा है यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, ये रिश्ता कायम करने के अलावा एक दफ़ा दो बहन भाइयों के हवाले से भी बात हो रही है। मैं मर्द और औरत के हवाले से बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जैसे हर चीज़ में जोड़े बनाए, पौधों में भी जोड़े होते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने फरमाया अज़वाजम मिन नबातिन शत्ता, पौधों में भी हमने इनके जोड़े बनाए। तो जोड़ा होना मर्द और औरत को अल्लाह ताला ने बराबर किया। तख्लीक के लिहाज से, उनकी फितरी पैदाइश के हवाले से उनको एक नफ्स से पैदा किया, फिर उनको जिम्मेदारियां डिफरेंट दी। मर्द को कुव्वत जिस्मानी ताकत ज़्यादा दी कि उसने बाहर मुकाबला करना है, ब्रेड अर्निंग का उसकी जिम्मेदारी लगाई कि वो कमाए और घर लाकर अपनी ख़वातीन को, बच्चों को खिलाए। उस वजह से जो उसे ताकत दी थी, बाज़ औक़ात वो उसको अपनी उस ताकत का गलत फ़ायदा उठाता है, अपनी उस ताकत को गलत इस्तेमाल करता है। जैसे किसी भी जगह हो सकता है, एक ताकतवर मर्द किसी कमज़ोर मर्द पर भी जुल्म करता है। ऐसे ये मर्दों औरतों के मसाइल नहीं है। हमारे यहाँ मुआशरे में ये हुआ कि
ख़वातीन के हुकूक के लिए काम करने वाले बाज़ लोगों ने उसमें ज़्यादती करते हुए वो भी हदों से बाहर निकल गए। तो जो चीज़ हदों से बाहर निकल जाती है, कोई भी चीज़ हो, खा वो पानी हो, तो वो हद से बाहर निकला सैलाब बन जाता है, तो हद के अंदर नहीं रहे किसी तरफ से भी लोग। तो अर्ज़ करने का मकसद ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जिम्मेदारियाँ दी, वो जिम्मेदारियाँ हर कोई अपने अपने दायरे में रहकर अगर पूरा करे, मर्द अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। अच्छा, इसमें बड़ा अहम नुक्ता है जिसकी जाने मैम ने भी इशारा किया, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, और ये हमारा बहुत ज़बरदस्त मसला है। फाद भाई, ये नुक्ता मैं आपके सामने रखूँ, फिर मैं वापस आऊँगा। एक तो ये कि ये जस्टिस सिस्टम के ऊपर हम तनकीद इतनी करते हैं, अक्सर हम कहते हैं जी प्रोसिक्यूशन में मामलात स्लो हो जाते हैं। वो हमारे सामने एक दो केसेस आए जिसमें एक वो वकील थी खदीजा, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो खंजर से जो उन पर हमला हुआ, वो उनको इंसाफ लेने में इतना वक्त लग गया। वो खुद लॉ भी पढ़ रही थी, अभी भी लॉयर हैं वो। कहने का मतलब ये कि जो खुद कानूनी बैकग्राउंड के लोग हैं उनको भी इतने मसाइल होते हैं, तो जो एक आम औरत बेचारी किसी गाँव देहात में रहती है या लोअर मिडिल क्लास है, उसके लिए तो फिर बहुत ही मसला होता है। तो एक तो ये कि इस सुकम को हम कैसे दूर करें। कानून साजी तो हमने बहुत कर ली है, बट समहाउ वी लैक इम्प्लीमेंटेशन, और फिर वाकयात होते रहते हैं। इस पे क्या टेक है आपका? थैंक्स अ लॉट अरमलाइन इमरान साहब, बहुत बड़ा सवाल आपने कर दिया और एक मैसिव किस्म के रिफॉर्म की ज़रूरत है। हमारा जो लीगल सिस्टम है, और ख़ास तौर पे लोअर कोर्ट्स और पुलिस और इन्वेस्टिगेशन, इतने ज़्यादा गैप्स हैं वहाँ पे कि नागुफ्ता बेहालत है। हमारे जो पुलिस के छोटे ऑफिसर्स हैं, जो जिनके पास आप जाते हैं एप्लीकेशन लेके, जिस तरह से आपको इन्वेस्टिगेशन वो सो कॉल्ड करते हैं, विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, जिस तरह से आपको मेडिकल आपके सो कॉल्ड करवाए जाते हैं, फिर उसके अंदर भी आपकी जो FIRs हैं वो किस तरह से वीक की जाती हैं, उनमें वो वाले एक आम आदमी को तो नहीं पता कि किस क्लॉज के तहत आपने मुझे कल को मतलब ये मुकदमा दायर होगा। वीक क्लॉजेस लगाते हैं जिसमें से जो लोग एग्रेसर्स होते हैं उनको जल्दी बेल्स मिल जाती हैं, दे आर एट लार्ज। उसके बाद अदालतों में इतना बर्डन है केसेस का कि वो फॉर इयर्स केस चलता है, तारीख पे तारीख, मतलब लिटरली, ये तो एक फिल्म का डायलॉग है, मगर इन अ वेरी लिटरल सेंस ये होता है पाकिस्तान के अंदर। कई लोग तो मर जाते हैं और बाद में फैसले आते हैं। अब देखें, मतलब अभी हाल ही में जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का जो मुकदमा एक एग्जांपल है, ग्लेयरिंग एग्जांपल है, इतनी बड़ी एग्जांपल है, तो जहां पे उनको इंसाफ माफ कीजिएगा, उनको इंसाफ उनको हैंग करने के बाद मिल रहा है। तो कॉमन बेचारी हमारी बेटी बहन जो छोटे छोटे इलाकों से, गोठों से जिनका ताल्लुक है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, फिर आपके पास वो लीगल हेल्प नहीं है, वो लॉयर्स नहीं है जिन्होंने कल को आपके केसेस को ट्राई करना है, आपको मतलब इंसाफ दिलाने की कोशिश करनी है। लोग ऐसे केसेस नहीं लेते, वेरी एक्सपेंसिव, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। और दूसरी तरफ बासर पार्टीज होती हैं टाइम्स, तो एक लॉयर भी कैसे बिल्कुल, मतलब एक अच्छा लॉयर वो अगर कॉर्पोरेट लॉ के अंदर जाके पैसे कमा सकता है तो उसको क्या जरूरत है वो क्रिमिनल केसेस पकड़े, दुश्मनियां ले, बासर पार्टीज के खिलाफ खड़ा हो। तो ये पूरे का पूरा निज़ाम बड़ा ही मेरा ख्याल है डेंजरस और बहुत ही इसको रीवैम्प होने की ज़रूरत है, अपरूट करके रीवैम्प करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात जो मैं आपा की सेकंड करना चाहूँगा, और मुझे बहुत मज़ा भी आया है ये सुन के, हमारे यहाँ जब भी विमेन राइट्स की बात होती है तो कहीं ना कहीं सटल तरीके से ये मैसेज हम दे देते हैं, शायद कहीं मज़हब का या कल्चर की वजह से ये हो रहा है, मज़हब की वजह से नहीं हो रहा। मज़हब की तालीमात इसके बिल्कुल बरक्स हैं, मज़हब से दूरी की वजह से हो रहा है। आपा ने बहुत ही ससिंक्टली एक जुमले के अंदर ये बात कन्वे कर दी है, काश हम मज़हब के साथ जुड़ते, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से जुड़ते, तो बीबी सैयदा खदीजा की तालीमात से, बीबी फातिमा ज़हरा की तालीमात से, बीबी सैयदा ज़ैनब की तालीमात से, तो ये ना होता, तो ये वाकयात ना होते। अच्छा सर, जैसे सर फहद भी कह रहे हैं कि केसेस रिपोर्ट होते हैं और फिर ज़ाहिर है इतना लंबा प्रोसेस होता है कि बहुत सारी ख़वातीन या लड़कियां रिलक्टेंट होती हैं, वो कहती हैं या इवन फैमिलीज़ कि हम क्या इस झमेले के अंदर पड़ेंगे, हमारी बच्ची की बदनामी भी होगी, हमें इंसाफ भी नहीं मिलेगा। मैं ओवरऑल आपसे अभी जानना चाहूँगी, चूँकि आप स्माइल अगेन फाउंडेशन के हवाले से हम बात करें, केसेस जो अब मज़ीद आ रहे हैं, कोई एस्टिमेटेड है कि कितने केसेस हैं जो इस सारे सिनेरियो के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनको एड्रेस किया जा रहा है या हो रहे हैं? इन 20 सालों में मेरे पास 857-60 के करीब बच्चे और बच्चियां और ख़वातीन जो हैं उनके ऊपर ये हादसात हुए हैं और वाक़यात हुए हैं। बहुत से लोग जो है ना रिपोर्ट है उन्होंने किया है और बहुत से लोगों का इंतकाल भी हो गया है। और उसमें से यानी कि फ़र्ज़ करो कि 9,000 हैं, 1000 में से मेरे ख़्याल में
40-42 बच्चियां ऐसी हैं जिनके परपेट्रेटर्स जो हैं उनको सज़ाएं दी गई हैं, और सज़ाएं भी क्योंकि अब कानून बन गया तो थोड़ी सी लंबी हो गई, यानी कि 14 साल की सज़ा ज़िंदगी भर के लिए दी तो वो 7 साल होता है दिन रात में, तो 7 साल में तो वो हीरो जो है वो बाहर निकल आता है। लेकिन जिस बच्चे के ऊपर तेज़ाब फेंका जाता है उसकी पूरी ज़िंदगी, क्योंकि उसके एक ऑपरेशन से कुछ नहीं होता, 40-45 सर्जरीज होती हैं तो जाके वो कुछ इंसान की तरह लगती है। तो आप उसकी तकलीफ़, उसकी पेन का हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। फिर हम कोशिश तो ये करते हैं कि उनको वी ब्रिंग बैक टू द लाइफ। वो अल्लाह ताला से खफा होती हैं, वो पूछते हैं सवाल कि ऐसा मैंने क्या करा कि जो, लेकिन अल्लाह ताला ने बहरहाल, अल्लाह ना करे कि किसी के साथ ये वाक़यात और हादसात हों, लेकिन शहादत का रुतबा दिया है अगर कोई आग से जल जाते हैं। सो वो ये चीज़ें वो बच्चियाँ नहीं समझ पाती क्योंकि ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है। तो हम लोग फिर उनको कोई ना कोई हुनर सिखाते हैं ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, मजबूत हो जाएं, तो उनका ध्यान जो है वो इस चीज़ से निकल जाए, अल्लाह से निकल ने बहुत बड़ा दिल भी आपको दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक ऐसा काम आपसे लेना शुरू किया है। अल्लाह आपको इस्तकामत भी दे इसमें। डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन जो है, इसके हम कुछ कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह भी आपके सामने, अकाउंट नंबर्स भी इनफेक्ट फ्लैश कर रहे हैं, आप इनको हेल्प भी करें, बिकॉज अब सिर्फ ये हुनर सिखाने तक बात नहीं है, उनके घर बसाने में भी ये उनकी मदद कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। हमारी कामयाबी की दुआएं भी हैं। इनके साथ साथ हमने एक ब्रेक लेनी है, जब ब्रेक से वापस आएंगे कुछ मजीद इस पर डिस्कशन करेंगे। मुसर्रत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खैर रमज़ान आप देख रहे हैं, एक ब्रेक के बाद वापस। खैर रमज़ान में एक बार फिर आपका खैर मकदम है, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी कोशिश होती है न सिर्फ इस्लामी नुक्ता निगाह से मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते रहें, आपकी कन्फ्यूजन्स का हल निकालते रहें, बल्कि इसके साथ साथ जो मुआशी या मुआशरती मसाइल हैं इस पे भी बात करते रहें, और ख़ास तौर पे माशी मसाइल, चूँकि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है रमज़ान के दौरान ख़ास तौर पर। तो सिकंदर भट्ट साहब जनाब हमारे दोस्त मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद होते हैं, आवाम से राय लेते रहते हैं, या फिर साहिबे जो इक़्तिदार हैं उनसे भी राय लेते रहते हैं। आज सब्ज़ी मंडी में वंस अगेन मौजूद हैं, सब्जियों और फलों के हवाले से हमने इससे पहले भी बात की थी। सो आज भट्ट साहब लोगों से क्या बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर फलों पर आज फोकस किए हुए, चूँकि सब्जियों के ऊपर हम एक एपिसोड ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आज देखते हैं लोगों की क्या राय है इस महंगाई के मौसम के अंदर। सिकंदर भट्ट साहब का एक खुसूसी पैकेज या रिपोर्ट देखते हैं। 5 साढ़े 5 6 6 6 5 साढ़े 5 फट बोती है। अस्सलाम वालेकुम, खैर रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं सिकंदर भट्ट, मौजूद हूं मैं शहर की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी में, और अब हम आपको बताएंगे माह मुबारक के दौरान सार्फिन को फ्रूट किस रेट पे मिल रहा है। मेरे साथ रहिएगा। क्या सूरत हाल है यहाँ पर? इस टाइम तो बड़ी खराब सूरत हाल जा रही है, गरीब आदमी की पहुँच तो दूर हो गया फल। लिहाजा ये आ कि गौरमेंट को चाहिए कि इत्थे पकड़ पकाई करे वे, बाहर दुनिया को तंग करता, रेहड़ी वाले फड़े ने जुर्माने करते पे ने गरीब आदमी ने। उन्हें 2000 रुपये शाम को कमाना नहीं, उन्होंने 3000 रुपये जुर्माना करी जाते हैं। फ्रूट मंडी के सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए? सिस्टम ने इंज ठीक किया जाता, इन्होंने चलान किए जान वाले मगरमच्छां दे, ताकि रेहड़ियां ने बचन, पिछे जिमीदार रेट घट करन, ऐसा सिस्टम बच सकता। आला हुक्मरान अपनी अखा खोलन, ड्रैंक रूम चो बाहर निकलन, आके मार्केट देखन, पिछे जिमीदारों के रेट चेक करन, फिर ही बच सकते, उस तरह नहीं बच सकते। बहुत ज़्यादा महंगाई, हर चीज़ बहुत महंगी, गरीब बंदा तो खा ही नहीं सकता कितनी महंगाई की। आप कितनी दूर से फल मंडी में आई हैं? हम इधर से आए आगे सांदे की तरफ से। तो जितनी मुसाफत आपने तय की है, उसके बाद जो फलों के आपने रेट पूछे हैं, आपको लग रहा है कि आपका फैसला दुरुस्त था यहाँ पर आने का? नहीं, बिल्कुल नहीं, वही रेट बाहर मिलता है खरबूजे, वही यहाँ मिलता है, हमें कोई फर्क नजर नहीं आया। आप एक काम कीजिएगा, अगली दफा आप ना दुकानदार के गेटअप में आए, अच्छे कपड़े पहन के ही ना आए। मैंने ये भी किया है इस दफ़ा। अच्छा, इस दफ़ा भी मैंने कर देखा है। पिछली दफ़ा मैं आया था तो बल्कि वहाँ पहले कोई रेट सही था, लेकिन इस दफ़ा रेट तो ज़्यादा दे रहे हैं। इन्होंने जी कपड़े चेंज करके भी फल मंडी से खरीदारी की है, लेकिन ये पकड़े गए हैं। बिक रहा केला? नहीं बिक रहा, गाहक नहीं है? नहीं है, बिल्कुल गाहक। रमज़ान के बावजूद गाहक नहीं है? है। आप कितने वर्ष से फ्रूट? 26 साल हो गए हैं।
पहले ऐसा मंदा देखा आपने पहले? कभी नहीं। 26 साल में इन्होंने फ्रूट मंडी में इस लेवल का मंदा नहीं देखा। क्या खरीदारी की है आपने? केले लिए। आपको मोहल्ले की दुकान की निस्बत सस्ता मिल गया? हाँ। कहाँ से आई हैं आप, कितनी दूर से आई हैं? मेरे पास से। ये मंडी रिलीफ दे रही है? हाँ, बाहर बहुत महंगा। मैंने सुना मंडी से खरीदारी करने का भी कोई हुनर होता है? नहीं, आराम से हो जाती है। जहाँ आप रेडी बानों से खरीद रहे हो उनसे खरीद रहे हैं, एक ही बात। कितने साल से आप इस फ्रूट मंडी में हैं? 21 साल से। 21 साल में कोई ऐसा दौर देखा आपने कि जब ग्राहक भी और दुकानदार भी खुशियाँ मना रहा हो? नहीं देखा। नहीं। कितनी कॉस्ट लग गई आपको यहाँ तक पहुँचने आने में? मेरा 200 रुपये का या 300 रुपये का पेट्रोल तो गया। और यहाँ पर कीमतें सुनने के बाद आपको लग रहा है कि आपका ये फैसला दुरुस्त है कि आप मंडी आए? कोई ऐसा कुलिया हमारे पास आ सकता है, कोई आइडिया हमें दें कि जिससे हम माह रमज़ान से पहले फलों को सस्ता कर दें ताकि हमारी गरीब आवाम को वो मिल सके? नहीं, गरीब आवाम को तो अभी भी सस्ता मिल रहा है। ये अब लोगों ने बस शोर मचा दिया है महंगा। ये 100 रुपये किलो को महंगा है, बताएं। सब्ज़ी जो है वो 300 रुपये किलो है, सेब 100 रुपये किलो है। भैंस को पट्ठे जो डाल रहे हैं वो 1200 रुपये माना है, तो सेब 1500 की पेटी मिल रही है। ये अभी भी महंगा है। सबसे मेन प्रॉब्लम ये हमारा आता है बलूचिस्तान से। उससे इधर तक आते हुए ना ये गाड़ी का किराया बहुत है। पहले ये आता था, पेट्रोल कम था, डीजल कम था, उसकी कीमतें कम थी, उसका किराया कम था, स्टोर का भी इसके ऊपर खर्चा आता है। और जो गवर्नमेंट इसका रेट दिया और जो गवर्नमेंट रेट दे रही है वो खरीद से भी बहुत कम दे रही है। आपके कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने आवाम को चुप कराने के लिए ऐलान कर दिया है? सिर्फ गवर्नमेंट ये चीज़ ले रही है कि बस हमने रमज़ान पैकेज दे दिया, इसमें आवाम को सस्ता माल मिलना चाहिए। 11 महीने गवर्नमेंट क्यों नहीं ये काम करती? सिर्फ रमज़ान में उनको याद आता है कि ये महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। बाकी 11 महीने ही तो है ना साल में, उस वक्त आवाम का ये क्यों नहीं पूछते? गरीब के तो रोज़े ही मेरा ख्याल है रमज़ान के बाद शुरू होते हैं। गरीब के 12 महीने ही रोज़े में, तो फिर भी उनको कुछ मिल जाता है लाइन में। कोई खैरात वाला आ जाता है, कोई सदका खैरात वाला आता है, कोई ज़कात वाला आता है, गरीब आदमी का चूल्हा जल जाता है। तो बाकी 11 महीने गवर्नमेंट क्यों नहीं आवाम का ख्याल करती? बहुत वैलिड बात है। मैं ये बात कहने वाला था पहले भी कि ये जो राशन की लाइनें लगा कर राशन बांटे जा रहे हैं ना, इनसे रिक्वेस्ट है कि 1 महीने की बजाय गरीबों को अगले 11 महीनों का भी राशन दें, तब बात बननी है। कम से कम 300 रुपये किलो असल सेब इधर पड़ रहे हैं मंडी में। जो असल खाने वाला सेब, जो सफ़ेद सेब है चाट में डलता है, वो 200 रुपये 225 रुपये किलो मंडी में पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट ने माह रमज़ान के लिए जो पैकेज और कीमतें मुतय्यन की हैं वो आपको सूट करती हैं? वो सूट नहीं करती हैं। आप खाद का जो है पेट्रोल डीजल का रेट देखें, खादों का रेट देखें, ठेके कहाँ चले गए, मजदूरी कहाँ पे चली गई है। जो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट तो जो बंदे बैठे हैं कोई बाहर निकल नहीं देखते, वो दफ्तर में बैठ के जो है वो कर देते हैं। उन्हें कहना बाहर निकलें, उधर जाएँ खेतों के अंदर, वहाँ जाके देखें कि किस तरह अगला मेहनत कर रहा है, क्या रेट है, जो ट्रक का किराया कितने, डीजल पहले कहा था, अब डीजल का किराया कितना है। जी, तो ये था लाहौर की फ्रूट मंडी की ग्राउंड रियलिटी। खैर रमज़ान ट्रांसमिशन से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखे हुए हैं, लेकिन हम किचन की भी खबर लेंगे क्योंकि हमें खुशबू तो आ रही है और खाना भी हमें कुछ नज़र आ रहा है कि तैयार हो गया है। तो अहमद, रेसिपीज़ कंप्लीट आई गेस, और मुझे तो बड़ी अच्छी नज़र क्या आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया है कॉटन रू। वाओ जी, ऑलमोस्ट रेसिपी जो है कंप्लीट हो गई है। ठीक है। रेसिपी के बारे में अगर आपको मैं थोड़ा सी डिस्क्रिप्शन दूँ तो हमने चिकन जो है ब्रेस्ट का फिले लिया, उसको हमने मिलेट कर लिया है कि अच्छे तरीके से हैम किया है, जो हथौड़े चलाता हूँ मैं। हथौड़े चलाने के बाद जो है उसको, उसके टेंडर्स जो हैं वो मैंने तोड़ लिए हैं। इसी के साथ साथ उसके अंदर फिलिंग की है, फिलिंग करके इसको रोल किया है। थोड़ी देर के लिए आपने इसको फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखने के बाद आपने इसको जो है एयर फ्राइड करना है। ठीक है। और मैं अगर आपको देखें, जो अंदर चीज़ है या कोई भी चीज़ है उसकी सेटिंग बन जाएगी, मतलब वो स्टेबल हो जाएगी। ये नहीं कि वो उसकी मैरिनेशन ख़राब होगी या कुछ और होगा, वो अच्छे तरीके से जो है वो ठीक हो जाएगी। और इसी के साथ साथ ये हम इसके ऊपर ठीक है सॉस जो है वो ड्रिजल करेंगे। अहमद, आपने ये सॉस कैसे बनाई है? ये भी सॉस जो है ये लेमन बटर सॉस है। ओके। इस सॉस को मैंने बटर और गार्लिक सौते किया आपस में, और उसके साथ इसमें लेमन जूस ऐड किया है। इसी के साथ साथ जो है मैंने इसको वाटर डाल के थिक करने के लिए इसमें कॉर्न स्टार्च का यूज़ किया। ठीक है। और हमने जो एयर फ्राई भी किया है
जो कॉटन ब्लू को, Yeah. वो भी डालडा के रिफाइन ऑयल से किया क्या है, बात जो पिछले 38 ईयर से हमारे साथ है, और जहाँ ममता वहाँ डालडा। जबरदस्त। और थोड़ी सी हमें कॉस्ट इकोनॉमी भी तो बताएं, क्या बहुत महंगी कोई चीज बना दी आज आपने या इजी टू मेक? इमरान भाई देखिए, भारी तो नहीं है, बाहर से अगर हम खाने जाए ना तो यही प्लेट कम से कम 2000 रुपये। देखो भाई, मैं तमाम मर्दों की यहाँ पे तर्जुमानी कर रहा हूँ क्योंकि बजट हमने मैनेज करना होता है, सो हमें बजट लाजमी बताओ। ठीक है, अगर हम बाहर से खाने जाएं तो 2000 रुपये की प्लेट पड़ेगी, बिल्कुल। लेकिन अगर हम घर में विद इंग्रेडिएंट्स से बनाएं, इसमें एक ही चीज़ है जो है पार्मेजान चीज़, वही एक्सपेंसिव है। आप उसका यूटिलाइज अगर नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन वो स्टेपल है। लेकिन वो आइटम जो है फ्रेंच आइटम में स्टेपल है, वो यूज होती है। बाहर से 2000 में पड़ने वाली यहाँ पे कितने की पड़ी? घर में 400-450 में। अरे वाह, पर सर्विंग जो है, पर बंदे की सर्विंग जो है। अच्छा अहमद, मेरा एक और सवाल ये कि जो आपने सॉस डाली है, इसके अलावा मैंने बहुत सारे लोगों को या रेस्टोरेंट्स में देखा है वो दीगर सॉसेस का इस्तेमाल भी करते हैं, एलोपिनो सॉस है या कोई भी सॉस है, तो हम इस पे सॉस चेंज कर सकते हैं फॉर आवर प्रेफरेंसेस? जी, हम सॉस चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर चीज़ इस्तेमाल की है, तो अगर हम क्रीम बेस्ड सॉस यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी जो है वो हैवी हो जाएगा। इसीलिए जो है कॉम्बिनेशन जो है वो हमने सॉस लाइट रखी है, सॉस का जो है बिल्कुल ही लाइट किया है, लेमन और बटर के साथ किया है, जिसका हल्का सा फ्लेवर आए और हमारे कॉम्प्लीमेंट भी करे चीज़ को। डिलीशियस है, डिलीशियस। ओहो, हम अभी तक उस बर्गर के शहर से नहीं निकले जो परसों हमने खाया था। आज मतलब अहमद साहब ने एक और नई डिश हमारे सामने रख दी, और कॉस्ट इकोनॉमी अहमद को हम खास तौर पे कहते हैं कि भाई आप बताया करें लोगों को कि किस कदर आपको आसानी से आप बना सकते हैं इस महंगाई के दौर में, जो कि इस वक्त बड़ा ही अहम है। अहमद, थैंक यू वेरी मच वंस अगैन। और ये फाइनल गार्निशिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम ज़रा अपने गेस्ट पैनल की जानिब जाते हैं ताकि थोड़ी और गुफ्तगू भी कर ली जाए। और इससे पहले जब हम ब्रेक पे गए थे तो हम बड़े क्रिटिकल मौजू पे डिस्कस कर रहे थे। मुसरत मिसबा साहिबा डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन से हमारे साथ मौजूद हैं। हम ख़वातीन पर होने वाले तशद्दुद, बिलखुसूस जो तेज़ाब गर्दी के वाक़यात हैं, इस पर हम बात कर रहे थे। सो मैम, एक तो आप ये बताइए कि लोग किस तरह से आपको रीच आउट करें। आप रिसोर्सेज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या रिसोर्सेज मैनेज हो रहे हैं? 20 साल से आप कर रही हैं, मज़ीद कितनी हेल्प आपको चाहिए? लोगों से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आम शहरियों से, आपकी पाकिस्तानियों से? हम 100 सर्जरीज कराते हैं हर साल। अच्छा। जिसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि 100 औरतें जल रही हैं, लेकिन वो बच्चियाँ, जैसे मैंने बताया कि एक ऑपरेशन से नहीं तो 100 सर्जरीज, 40 लड़कियों की ट्रेनिंग, 20 लड़कियों को उनको बिज़नेस को सेटअप करना, जिसमें वो रिक्शा चलाएं, वो मोटर बाइक में बाइकियाँ बन जाती हैं, उनकी पढ़ाई तालीम, जो बच्चियाँ माएँ जल गई हैं लेकिन उनकी बच्चियाँ ज़्यादा थीं, तो उन सब का हम करते हैं। तो ऑब्वियसली हमें फ़ंड्स की भी ज़रूरत होती है, हमें उन ऐसे लोगों की भी ज़रूरत होती है जो उनको वो हुनर सिखा सकें ताकि वो अपने पाँव में खड़े हों, तो दोबारा से कॉन्ट्रीब्यूटिव मेंबर बन जाए। क्योंकि एक औरत जो कि खुद मुख्तार होती है, वो बाइख्तियार होती है, वो बाएतमाद होती है। तो जहाँ उसने अपना कमाना शुरू किया, अपने हाथ से खर्चा करना शुरू किया, वहीं पर उसके अंदर वो मजबूती भी आती है। तो आप जब अपने हुकूक की बात करती हैं, जो आपके साथ ज़्यादती होती है, ये उस वक्त करें जब आप अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से निभाएं, जिम्मेदारियां पूरी करें और उसके बाद फिर डट जाएं, फिर आप मजबूत हैं। वाह वाह। तो मैं समझती हूँगी कि स्माइल अगेन फाउंडेशन में हम सिर्फ जले हुओं का इलाज नहीं कर रहे हैं, उनको दोबारा जो है मुस्कुराने की तरफ ला रहे हैं और उनको अपने पाँव पे खड़ा कर रहे हैं। और अगर रफली मैं पूछूं कितना बजट एनुअली आपकी रिक्वायरमेंट होता है कम से कम? एक ऑपरेशन जो होता है वो 80,000 का होता है। एक ऑपरेशन। सो अगर 100 ऑपरेशंस हैं तो तो यानी कि उसके हिसाब से हो गया। फिर ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स होते हैं। जो ब्यूटिशियन बनना चाहती हैं वो बड़ी प्यारी बच्चियाँ होती हैं, क्योंकि ब्यूटिशियन तो मैं उनको बना सकती हैं और उनको हमारे जितने भी ब्रांचेस हैं वहाँ पर उनको जॉब भी मिलती है। लेकिन अगर वो जॉब नहीं उनको इजाज़त है करने की, तो अपने घरों में अपना छोटा सा सैलून बना सकती हैं। तो उसके लिए भी लोग उनकी मदद कर सकते हैं। जो बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं उनके लिए भी, पढ़ाई के लिए भी उनकी अखराजात उठा सकते हैं। हम मैट्रिक तक पढ़ाते हैं, उसके बाद हमारी औकात नहीं है। अच्छा, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे और आप मैट्रिक से आगे भी उनको पढ़ाएं आप। लेकिन आप जो काम कर रही बहुत ही ज़बरदस्त काम है और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और हमारा जो टीवी स्क्रीन है उस पर अकाउंट डिटेल्स, नंबर्स, आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, तहकीक करके आप हेल्प जिस तरह से भी करना चाहते हैं ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त काम है। अगर आप इनपुट देंगे तो ज़ाहिर अल्लाह ताला के हाथों उसकी जज़ा है ही। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से अभी हम ब्रेक पर जाने से पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे, रिलीजन ने बड़े
बेहतरीन अंदाज में, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ हम हर बात के अंदर एग्जाम्पल देते हैं, अब जाहिर है उनकी ज़िंदगी में उन्होंने वो चीज़ें करके दिखाई हैं, और हम अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी बातें करते हैं, हम उन पे दावे भी करते हैं, लेकिन जो ये बेसिक चीज़ें हैं अगर हम इनको ही फॉलो करने लग जाएं तो हमारी जो रिलीजन से दूरी है वो भी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। बहुत आपने ज़बरदस्त बात की है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर जाएं, और मैं मैडम का काम देख के यकीन जाने मेरे जहन में बार बार एक ही हदीस पाक आ रही है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसको 4 बेटियों से आजमाया गया, फिर उसने उनकी तरबियत की, उनको तालीम दी, फिर उनको ब्याह दिया, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। वाह। खुद रसूलुल्लाह बेटियों के बाप हैं। आका अलैहिस्सलाम ने बेटियों को पाला, उनकी तरबियत की, उनको रुखसत किया। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा प्रोसेस किया, जिस पर फिर खुशखबरी दी। किसी साहबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह अगर 3 बेटियां हों, फरमाया फिर भी। किसी ने कहा अगर 2 हों, फरमाया फिर भी। अगर 1 हो, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर भी मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा। तो ये मैडम को मुबारकबाद है बहरहाल कि इनको खुद तो नहीं आजमाया गया, बेटियां नहीं हुई, लेकिन ये लेके को हमारा सलाम और बेटियों को लेके उनकी खिदमत करना, उनका ख्याल करना, उनको इस तरह आगे अपने पाँव पर खड़ा करना, यकीनन रब्बे ज़ुल जलाल इनको बहुत अजर देगा। अब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया बेटियों से आजमाया गया? हालांकि बेटियां वालिदैन का ज़्यादा ख्याल करती हैं, बेटों के मुकाबले में वालिदैन का ज़्यादा ख्याल बेटियां करती हैं, ज़्यादा मोहब्बत बेटियां। आजमाइश की बात जहाँ पर आती है वो गालिबन उनके आगे जो उनके शोहर हैं या उनके आगे सासें, सास हालांकि खुद एक औरत है। अब जब हम औरत पर या हमारा जो एक सोशल स्ट्रक्चर है उसमें भी। अच्छा, मैं आपकी इजाज़त से, चूँकि आप मौजूद हैं हमारे साथ, वैसे तो आपने इतने क्रिटिकल वाक़यात देखे होंगे, हर वाक़े के अंदर ही, मतलब अल्लाह माफ़ करे जिस तरह हम सोच के परेशान हो जाते हैं, कोई ऐसा वाक़या किसी की ज़िंदगी से मुतल्लिक, ऐसे विक्टिम से मुतल्लिक जो आज तक आपको लगता हो कि मतलब आपको बहुत ही परेशान करता हो, या जो देखने वालों के लिए जिसमें कुछ ना कुछ सबक हो, हासिल हो कुछ उनको? तो सच बात तो ये है कि हर बच्ची के साथ जो हादसा होता है वो आपका दिल बिल्कुल ख़त्म कर देता है, ख़राब कर देता है। लेकिन ऐसी माँ जो कि अपने बच्ची को दूध पिला रही हो और उसके ऊपर जो है वो एक आदमी तेज़ाब फेंक दे कि नशा है या लड़ाई है या झगड़ा है, नॉट रियलाइजिंग कि बीवी तो है लेकिन छोटी बच्ची जो है, तो वो बच्ची तो मर गई और माँ जो है वो बहुत बुरी तरह से जल गई। ये मुझे नहीं हज़म होती ऐसी चीज़ें। और ऐसे यकीनी तौर पे कई वाक़यात हैं। आप जेनरसली डोनेट कीजिए, आप इनकी हेल्प कीजिए, आपकी हेल्प से चलते हैं ऐसे इदारे, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फ़िराख दिली से ये करते हैं, उसी वजह से ये मामला चलता है। फ़ाद भाई, हमने गुफ्तगू को समअप करना है, इस जानिब जाना है। एक तो आप जब भी ऑफ एयर भी आप डिस्कस कर रहे थे कि किस खूबसूरती से हम काम करिए, इसके साथ साथ बीइंग एन एक्टिव पर्सन इन दिस सोसाइटी, आई मीन हमें अल्लाह ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक आवाज़ दी है, व्हाट वी कैन डू फॉर द अवेयरनेस, और क्या हम अपना रोल सही प्ले कर पाए हैं, वो सभी लोग जो कि बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। मेरा ख्याल है लॉट नीड्स टू बी डन, और हमने भी उस तरह से रोल प्ले नहीं किया जितनी एडवोकेसी की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर शायद हमने अपना वो रोल उस तरह से अदा नहीं किया, और मुझे ये कहने में भी कोई आर नहीं है। आपा जैसे लोग जब मैं सुनता हूँ तो मुझे एक बड़ा पॉजिटिवली रश्क आता है जी, कि हम सिर्फ बोल रहे हैं और बोल के समझ रहे हैं कि हमने बड़ा तीर मारा है। आप जस्ट इमेजिन करें कि साल में 100 सर्जरीज, और ये ऐसी बच्चियां हैं, मतलब ह्यूमनली स्पीकिंग इनके साथ इंटरैक्ट करना भी एक मुश्किल काम है। इनकी विसिनिटी में जाना, इनको देखना भी आपके ऊपर एक आपको खुद ट्रॉमेटाइज करता है। बहुत साल पहले मुझे आपा के एक सेटअप पे जाने का इत्तेफाक हुआ, गवर्नमेंट के किसी उसमें, तो आपा की बड़ी ही हिम्मत है, मतलब उन बच्चियों के साथ उनको बेटियों की तरह ट्रीट करना, बिल्कुल इक्वालिटी और कंपैशन के साथ ट्रीट करना, और जिस तरह हम आम लोगों के साथ आपने ये भी करना है कि पेट्रोनाइज भी नहीं अल्ट्रा करना, उनको थोड़ा सा बराबरी के, उनको लगे कि वो नॉर्मल है, एक हमारी तरह है। रोज का ट्रॉमा है जो ये सफ़र करती हैं, उनको देख के इंटरैक्ट करके, और ये लोग असली लोग हैं। हमारे अल्फाज, मैं खुद ज़ाती तौर पे, हम सब वी आर वेरी स्मॉल पीपल एट द एंड ऑफ द डे। ये लोग जो असल में काम कर रहे हैं और फिर इनको क्रिटिसाइज भी ऊपर से लोग कर देते हैं, व्हिच इज वेरी वेरी शॉकिंग एंड वेरी स्ट्रेंज एट द सेम टाइम कि हम खुद कुछ इनपुट नहीं दे रहे और जो कर रहा है हम उसको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। और मुझे इकबाल का वो जुमला मैं बहुत दफ़ा कोट करता हूँ, आई वुड वांट टू कोट दैट अगैन, कुरान इज अ बुक ऑफ डीड, इट इज नॉट अ बुक ऑफ आइडियाज। तो अगर आप कुरान को फॉलो करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि आप कुरानी मुसलमान हैं,
तो आपको कुरान को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, वो आपकी डीड्स और कैरेक्टर्स के अंदर नजर आना चाहिए। तो मैं जितनी लंबी तकरीरें कर लूँ जेनरोसिटी की, कंपैशन की, लोगों के हकूक की, ठीक है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस उससे आती है। इसमें फहद भाई रियासत से मजीद सख्ती, आप कहते हैं कि रियासत को मजीद सख्ती अपनानी चाहिए, जैसे कि 14 साल की सज़ा, ये तो मैक्सिमम खैर होती भी नहीं होगी, बहुत कम लोगों को होती होगी, वकला बचा लेते होंगे या पैसा बचा लेता होगा, तो रियासत को क्या करना चाहिए, रियासत का क्या रोल है? मज़ीद सख्त सजाएं होनी चाहिए। और अभी थोड़ी देर पहले ऑफ एयर हम बात कर रहे थे तो सऊदी अरब की बात हो रही थी। बहुत से लोग समझते हैं कि जी बड़ी सख्त सजाएं हैं। जो इस्लाम का पीनल कोड है वो डिटरेंस के ऊपर है कि इतनी सख्त सजा एक दफा दो कि प्रेसिडेंट बन जाए, जरूरत ही ना पड़े, अगला बंदा 100 दफा सोचे ऐसे कि यार फलाने ने ये किया था और उसको ये सजा मिली थी तो मैं नहीं करता ये। तो वो जो एक दफा सजा नाफिज होती है ना, वो एज अ डिटरेंस फॉर इयर्स, डेकेड, सेंचुरीज वो प्रेसिडेंट बनती है। इसलिए सख्त से सख्त सजा। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे पास तो ऐसी कोई मिसाल नहीं बन सकी आज तक, इतने वाकयात हुए, ऐसी मिसाल नहीं बन सकी। हमारे यहाँ देखें, मतलब दूसरी पार्टीज बासर है, इन्वेस्टिगेशन फ्लॉड है, इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो जो चलान अदालत में पेश होगा वो वीक है, जज बेचारा डरपोक है, छोटे इंफीरियर कोर्ट्स की हम बात करें तो वो खुद डरता है कि वो क्या फैसला करे। और ये तो हम तो लाहौर में या कराची की बात नहीं कर रहे, जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे तो बहुत ही ज्यादा मामला टाइम चूंकि कम है। तो वैसे साहब इसमें मैं आपका कमेंट ऐसे चाहूंगा कि जो मजहबी रहनुमा हैं जिनको लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म समहाउ, जो मजहब हमें नहीं सिखाता लेकिन उसका गलत चेहरा अगर पेश किया जाएगा तो वो लोगों को इस तरफ, और लोग गैरत के नाम पे भी ऐसे काम कर देते हैं, जिसकी कुछ मिसालें मुसरत मिसबा साहिबा ने भी दी। क्या जिम्मेदारी है उलमाए कराम की, किस तरफ माइल करें? वो मैं समझता हूँ कि जो उलमाए हक हैं वो इस चीज़ को बयान कर रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज का जिक्र एहतराम से करना, आपकी बेटियों का जिक्र करना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीमात का बयान करना यकीनन इसमें एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करता है कि आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक चिड़िया को उसके बच्चे की वजह से तंग किया गया तो आका अलैहिस्सलाम उस चिड़िया माँ को तंग करने पर भी नाराज़ हुए। और हमारा मुआशरा, सोसाइटी ऐसी, हमारा जो तहजीबी कल्चर है हमारा, कि कितनी बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ हों, माँ बहन आ जाए तो लोग झगड़े ख़त्म कर देते हैं, लड़ाइयाँ ख़त्म कर देते हैं, एक एहतराम की फ़िज़ा है। लेकिन इसके अंदर रहते हुए कुछ लोग जो बुरी नीयतों के होते हैं या बुरा अपनी ताकत को ज़्यादा गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, इन लोगों को इनकी तरबियत करना, इनकी काउंसलिंग करना यकीनन उलमा की भी जिम्मेदारी है और इस तरफ आना चाहिए। और ये बात इसको अलग करना चाहिए, इसको जैसे मैडम ने शुरू में कहा कि दीन से दूरी की वजह से ये होता है, इस चीज़ को पैदा करना चाहिए कि इस्लाम मानने वाला कोई शख्स माँ, बहन, बेटी और बीवी की इज्जत करेगा। जो शख्स इनकी इज्जत नहीं करता वो इस्लाम के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। ठीक हो गया। इन द एंड चूंकि हमारे पास आखिरी 1.5 मिनट है, मैं चाहूंगी मैडम कोई भी मैसेज आप हमारे प्लेटफॉर्म से देना चाहें आज के टॉपिक को लेकर, या ओवरऑल माशरे में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हम बार बार एड्रेस करते भी हैं और करना चाहिए भी, कुछ भी कहना। मैं समझती हूँ कि रमज़ान में हर इंसान जो है वो नेकी बहुत जोश से करता है और ये सोच के भी करता है, और यकीनन दुरुस्त भी है कि वो एक नेकी का उसको बहुत ज़्यादा सिला मिलता है। तो इन बच्चियों को भूलना नहीं है और उनके लिए जो है वो जो कुछ भी आप करें, चाहे छोटा सा भी करें, उसका सिला अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ा देगा। कारोबार अल्लाह के साथ करें। बेशक बेशक, आप बहुत इंस्पिरेशनल है हमारे लिए और अल्लाह आपको इसी तरह इस्तकामत दिए रखे, आप इसी तरह से सर्व करती रहें और आप जैसी और कई शख्सियात ऐसे सामने आएँ और ज़रूर हेल्प करें जी। वंस अगेन हम कह रहे हैं आप स्माइल अगेन डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन को सर्च करें और ज़रूर इनको हेल्प करें। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। गुनाहगारों दुरूदे वाले खाना भेज कर देखो, वो अपने उम्मती
का नगमाए किरदार सुनते हैं और मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीनी के पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं और मुज़फ़्फ़र जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद इमरान नज़ीर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे, अपनी अक़ीदत का इज़हार कर रहे थे। उम्मीद है कि आपने भी इसको उतनी दिलजमी से सुना होगा और उतना ही मज़ा और लुत्फ़ आपको आया होगा जितना हमें आया। बिल्कुल, और हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल। उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक भी और आज की जो गुफ्तगू है आपको पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ उससे आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अभी हम आपको दिखाएंगे अपना सेगमेंट इखलाकियात, जिसमें वकार अहमद मलिक आज हमें बता रहे हैं कि हुंजा में जो खुसूसी अफराद हैं उनको हीरोज़ का दर्जा कैसे हासिल हुआ है। बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा एक सेगमेंट है, आप इसको देखिए। हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आपका क्या हाल है? ये तो वो बाहर बैठे होते हैं ना, तो ये तो मैं जब भी आता हूँ तो ये मुझे पहचानते हैं। ये तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकार अहमद और इस वक्त मैं शर्मा सेंटर हुंजा में हूँ और यहाँ पर एक ऐसी बात आपको बतानी है जो कि रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में हमारे लिए सीखने का एक बहुत बड़ा ज़रिया हो सकती है। आला अखलाकियात के वाले से हम कहाँ पर खड़े हैं, मेरा ख़्याल है कि ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जिन अफराद के साथ मैं बैठा हूँ, इन्हीं तर्ज़ का एक फ़र्द जो है, मैं लाहौर में जिस महल्ले में रहता हूँ वहाँ पे वो एक लड़का है जहाँ पे उसको पत्थर भी मारे जाते हैं, जहाँ पे उसको गालम गलूज भी होती है, तमाम बच्चे उसको छेड़ते भी हैं। यानी एक इमेजिन कीजिए कि इसी मुल्क के एक हिस्से में क्या हो रहा है और इसी मुल्क के एक हिस्से में ये जो अफराद हैं ये हीरोज़ हैं। यहाँ पे इनको मुआशी तौर पर अपने पाँव पे खड़ा किया जाता है। ये आते हैं यहाँ पे कार्डो में, शर्मा सेंटर में, और यहाँ पे ये तरबियत हासिल करते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे जो रग्स हैं और इस तरह की मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं वो बनाते हैं। यहाँ पे इनको आर्टिज़ान्स कहा जाता है। यहाँ पे ख़ुसूसी अफराद जो है ये थोड़ी सी हार्श एक लफ्ज़ समझा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे मैं इसलिए आपसे खुल की गुफ्तगू कर रहा हूँ क्योंकि ये जितने भी मेरे दोस्त बैठे हुए हैं ये बुरुशिस्की तो जानते हैं लेकिन उर्दू नहीं जानते, तो मैं इसलिए ख़ुसूसी फ़र्द का वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है ये यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इनको एक मुआवज़ा दिया जाता है हर महीने, पहले इनकी तरबियत की जाती है। यहाँ पे इनको इस तरह खूबसूरती से, इतनी मज़े से रखा जाता है। आज़म साहब हैं, मैं इनको उनके साथ आपकी गुफ्तगू करवाऊँगा कल। बहुत ही कमाल शख्सियत हैं। वो 1996 से ये जो आइडिया है कि ये इस हुंजा वैली में जितने भी खुसूसी अफराद हैं उनको मुआशी तौर पर बोझ ना तस्वुर किया जाए, उनका कोई मजाक ना उड़ाए, उनकी रिस्पेक्ट हो और स्पेशली उनकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट, इज़्ज़त नफ्स जो है वो हो, और उनको एक कदर की निगाह से देखा जाए। वालिदैन यानी उनके घर वाले भी उनको कदर की निगाह से देखें, मुआशरा भी उनको कदर की निगाह से देखें। तो ये जितने भी खूबसूरत प्यारे लोग हैं ये आते हैं यहाँ पे, और इनको सुबह ना ज़हनी दबाव नहीं दिया जाता कि आपने इस टाइम पे आना है। 9 से 11 मतलब इस तरह मुख्तलिफ़ वक्त में ये आते हैं, फिर यहाँ पे ये काम करते हैं। बीच में इनकी एक छुट्टी होती है। छुट्टी में यानी एक वक्फ़ा होता है जिसमें ये खाना खाते हैं, और खाना खाते हुए वो जो मंज़र है बस वो देखने वाला होता है, कैसे ये एक दूसरे से शेयर करते हैं। दूसरा ये कि ये मौसीकी वगैरह जो है वो भी करते हैं और अपना दिल बहलाते हैं, और उसके बाद फिर वही काम करते हैं। और ये जो काम करने के बाद इनको एक हर महीने के बाद एक मुआवज़ा हासिल होता है। और ये देखिए कि एक रिस्पॉन्सिबल जो मुआशरा है वो किस तरह सोचता है, और अगर आप रिस्पॉन्सिबल ना हों तो आपके यहाँ जो इंसानी शर्फ़ है या इंसानी अज़मत है
उसको आप मलूज़ खातिर रखते। रमज़ान के हवाले से कितना बड़ा हमारे लिए सीखने का ये सबक है। ये जो मेरे जितने दोस्त बैठे हुए हैं, यकीन कीजिए कि इतने बड़े हुनरमंद हैं, इन्होंने बल्कि वो जो एक रग है ख़ास किस्म की हुंज़ा की, उसकी जो एक रवायत है, उसकी ट्रेडिशन जो है, उसको बचाने में ये हीरोज़ हैं, क्योंकि आम लोग उस पर काम नहीं करते थे, तो इनको फिर तरबियत दी गई और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इनके जो हाथ की जो हुनर है वो आप देख के हैरान हो जाते हैं कि यार कितना खूबसूरती और नफासत से ये काम करते हैं। तो ये रमज़ान जो है, इसमें अहद कीजिए कि कोई भी ऐसा फ़र्द आपके मोहल्ले में रहता हो कहीं भी, तो उसके हवाले से अगर कोई मजाक या ठट्ठा उड़ा है, वैसे ये एक इंतहाई मुजरिमाना हरकत है और ये हमारे यहाँ हर जगह हो रही होती है। और इसके अलावा ये एक उनका ख्याल रखना चाहिए, बहुत मोहब्बत से उनको कुछ सिखाना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए, उनका ठट्ठा या मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये जो सबक है रमज़ान का, ये हमें ज़रूर सीखना चाहिए। और ये जो बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, इनमें से अब एक फ़र्द को मैं जानता हूँ, क्योंकि काफ़ी अरसे से यहाँ आ रहा हूँ और जब मैं एंटर होता हूँ, मेरे वो 2 छोटे बच्चे हैं, वो भी इनसे मिलते हैं, तो जब वो आते हैं तो ये जिस तरह खुश होते हैं, वो जो मंज़र है वो दीदनी होता है। और आप भी जब कभी आएँ तो कार्डो में, ये जो हैदराबाद में है, हुंज़ा में, यहाँ पे ज़रूर आइए, यहाँ पे आइए, इजाज़त लेके विज़िट कीजिए, विज़िट करके अपने बच्चों को इनसे मिलवाइए, ताकि आपके बच्चों के ज़हन में इनका जो स्कीमा है या इमेज है वो एक बहुत बाकमाल फ़र्द का हो और एक बाइज़्ज़त फ़र्द का हो, ना कि वो स्कीमा या वो जो खद ख़ाल या इमेज जो इन लोगों के हवाले से हमारे यहाँ बुना जाता है बचपन से, वो नहीं होना चाहिए। सो रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में ये बहुत ही अहम सबक है जो हमारे सीखने के लिए है। देखते रहिए खैर रमज़ान।